Good morning, children. तो आज हम लोग बायोटेक्नोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं। सेकंड चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है। क्यों हो रहा है आपको भी क्या होता है? आगे बढ़ेंगे। आज क्या हो गया? इसको हटाएंगे। कहाँ से हटाएंगे? सब कुछ बताता ही नहीं, आधा बताएगा आधा नहीं बताएगा। तो हम लोग के आज का टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो बायोटेक्नोलॉजी जैसा कि हम जानते हैं डीएनए पर बेस्ड है, इसलिए हमने आगे डीएनए रखा हुआ है। बोलो। किसी को नहीं करेंगे अब। मेरा सारा सिस्टम डिस्टर्ब होता है। 11 बजे तक टाइम है ना ज्वाइन करने का, 11 बजे से क्लास है। अब बैठने दो जो बैठी हुई है। टाइम से कहाँ रहती है पूरा, कैसे कितने मुश्किल से सारा असेंबल करते हैं, फिर दिक्कत आएगी। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन वाइज मैंने कुछ तैयार किया है पोर्शन। व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी? इसका आंसर है क्या क्या यूज है बायोटेक्नोलॉजी का उसमें। थेरापेटिक्स यानी ट्रीटमेंट से रिलेटेड, जैसे ड्रग्स वगैरह तैयार करते हैं इसकी मदद से, तो थेरापेटिक्स। दूसरा है डायग्नोस्टिक। तीसरा है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप फॉर एग्रीकल्चर, फूड ऑब्टेन करते हैं इसके द्वारा। देन है बायो रिमेडिएशन, बायोलॉजिकल उपचार करते हैं। वेस्ट ट्रीटमेंट करते हैं एंड एनर्जी प्रोडक्शन करते हैं। What are critical research area of biology? बहुत सिंपल सा है। बेस्ड कैटलिस्ट हम तैयार कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। इम्प्रूव्ड माइक्रोब्स और प्योर एंजाइम। नेक्स्ट है ऑप्टिमल कंडीशन हम कैटलिस्ट के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि मैक्सिमम इफिशियंसी के साथ कैटलिस्ट फंक्शन कर सके। प्यूरिफाई प्रोटीन और ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो क्रिटिकल रिसर्च एरिया क्या क्या है इसको हम लोग देख रहे थे अभी। तो ये 3 पॉइंट्स बेसिकली था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर 3 ऑप्शंस टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शंस? एज यू नो population is increasing rapidly, so we require much more food to feed this growing population. What can we do to increase food production? Good quality of crop plant should be selected. More and more fertilizers generally we use to to increase crop yield. So what should we do that there will be no pollution and we can get more and more crop yield? So first is agrochemical based agriculture. तो नाम में ही केमिकल जुड़ा हुआ है, तो ऐसा एग्रीकल्चर जिसमें हम की फैक्ट्री में बना हुआ केमिकल्स यूज करते हैं वो एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर कहलाएगा। ब्रैकेट में हमने लिखा है फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। तो ये फैक्ट्रीज में बनने वाले केमिकल्स हैं, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, जिसकी मदद से हम अपना फूड प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। तो ऐसे एग्रीकल्चर को एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट है दूसरा तरीका जिससे हम क्रॉप यील्ड बढ़ा सकते हैं, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की चर्चा कल भी हमने की थी कि ये ऐसा एग्रीकल्चर है जिसमें कोई भी फैक्ट्री में बना हुआ केमिकल सच एज फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड हम यूज नहीं करते हैं।
नेक्स्ट है जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट हम यूज कर सकते हैं। अब ये जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, अभी इसी में हम लोग पढ़ते चलेंगे। नए तरह का प्लांट हम लोग तैयार कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सजेस्ट ए वे बाय विच फार्मर्स कैन गेट मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम देयर फील्ड विदाउट पॉल्यूटिंग एनवायरनमेंट। अभी आपने पढ़ा कि फार्मर्स अगर क्रॉप एल्ड को इंक्रीज करने के लिए पेस्टिसाइड यूज करता है, इंसेक्टिसाइड यूज करता है या फर्टिलाइजर यूज करता है, तो उससे क्या होगा, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होता है, सॉइल पॉल्यूटेड होगा, वाटर बॉडीज पॉल्यूटेड होंगे। तो फार्मर्स को क्या करना चाहिए कि उसको मैक्सिमम बेनिफिट भी मिले फील्ड से और इन्वायरमेंट का पॉल्यूशन भी ना हो। तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर है, बड़ा सा क्वेश्चन है बट सिंपल आंसर, यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसके जीन में हमने कोई चेंज लाया है, और इस तरह का क्रॉप अगर हम यूज करते हैं तो हमें पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड वगैरह यूज करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। व्हाट इज जीएमओ? अभी आपने पढ़ा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, तो इसी को शॉर्ट में जीएमओ भी कहते हैं, और कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी आपको लिखने के लिए आ सकता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, जीएमओ। तो जीएमओ क्या है और इसके क्या फायदे हैं? मेंशन इट्स यूजफुलनेस। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड जीएमओ। तो ऑर्गेनिजम्स में दोनों आ गया, बोथ प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स, तो ऑर्गेनिज्म में सारे आ गए। GMO are those organisms whose genes have been manipulated for human welfare। तो हमने किसी ऑर्गेनिज्म के जीन में कोई ऐसा चेंज लाया जिसकी वजह से वो ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बीइंग के लिए ज़्यादा फायदेमंद हो गया, मोर एंड मोर बेनिफिट ह्यूमन बीइंग को वो प्रोवाइड करने में सक्षम हो गया। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। एग्जाम्पल ऑर्गेनिजम्स में सभी आ रहे हैं, आप देख रहे हैं प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, फंजाई। किसी के भी जीन में अगर हमने कोई चेंज लाया है, मैनिपुलेट करना मतलब चेंज लाना, जैसा पहले था उससे कुछ डिफरेंट, तो प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया या फंजाई, इसके जीन में हम चेंज ला रहे हैं, और उस चेंज की वजह से वो ऑर्गेनिज्म अगर हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो गया पहले की तुलना में, तो ये सब के सब हमारे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहलाएंगे। अब जेनेटिकली मॉडिफाई हम क्यों करते हैं, क्या क्या फायदा ह्यूमन बीइंग को या प्लांट्स को मिल सकता है? तो पहला पॉइंट है, क्रॉप्स आर मेड टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेसेस। पॉलिनेटिंग एजेंट में आपने पढ़ा था बायोटिक और एबायोटिक टर्म, है ना? तो यहाँ हम यूज कर रहे हैं एबायोटिक स्ट्रेसेस। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा? हीट, अगर प्लांट को ज़्यादा हीट मिल रहा है और उसको टॉलरेट करने की क्षमता नहीं है तो वो मर जाएगा। इसी तरह से ज़्यादा कोल्ड कंडीशन हो गया है, उसके प्लांट के टॉलरेंस से ज़्यादा हो गया तो भी प्लांट के मरने की संभावना है। इस तरह पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो गई या मिट्टी में सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा हो गई, तो इस तरह के कंडीशंस जो हैं, इनमें से कोई सा भी कंडीशन हो, प्लांट के लिए एबायोटिक स्ट्रेस कहलाएगा। तो हम जेनेटिकली प्लांट को हम जेनेटिकली ऐसे मॉडिफाई कर रहे हैं ताकि वो ऐसे एबायोटिक स्ट्रेसेस को बर्दाश्त करके जिंदा भी रह सके और ज़्यादा प्रोडक्ट भी दे सके। तो क्रॉप्स आर मेड टॉलरेंट, बर्दाश्त करने की क्षमता उसकी बढ़ा देते हैं, वो ज़्यादा हीट बर्दाश्त कर सकता है नॉर्मल प्लांट की तुलना में, ज़्यादा कोल्ड या ड्राउट कंडीशन या सॉल्ट वाले सॉइल को टॉलरेट कर सकता है अदर प्लांट की तुलना में ज़्यादा। दूसरा है पेस्ट रेसिस्टेंट क्रॉप, नो नीड ऑफ एग्रोकेमिकल पेस्टिसाइड्स।
अब प्लांट खुद सक्षम है अपनी रक्षा करने में, तो किसी केमिकल का छिड़काव इसको पेस्ट से या इंसेक्ट से बचाने के लिए करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमने जीन में ऐसा चेंज लाया प्लांट के, क्रॉप के, कि ये खुद से अपनी रक्षा अब कर सकता है, सेल्फ डिफेंस। आपको कराटे वगैरह का ट्रेनिंग दिया जाता है ना सेल्फ डिफेंस के लिए, उसी तरह से प्लांट को ऐसे तैयार कर दिया गया कि ये अपनी रक्षा खुद कर सकता है। कोई पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड कुछ नहीं चाहिए इसको। थर्ड है रिड्यूस्ड पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। कभी देखेंगे कि एक ही साथ बहुत सारे फ्रूट की राइपनिंग हो गई और मार्केट में उतना ज़्यादा एक बार सेल नहीं होगा, और राइपनिंग के बाद उसके ओवर राइपनिंग का स्टेज आता है, वो स्पॉइल हो जाएगा, उसका टेस्ट खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा। तो ये क्या हुआ, हमने हार्वेस्ट कर लिया फूड प्रोडक्ट को, लेकिन ये जल्दी खराब हो जाएगा तो हमें लॉस होगा। इसलिए क्या करना है, कल मोदी जी कह रहे थे, कोई एग्जाम्पल दे रहे थे कि खेत में अगर फसल बहुत अच्छी हुई है तो किसान बड़ा खुश हो जाता है, लेकिन बीच में बहुत सारी बाधाएं आती हैं, जब तक फसल घर ना पहुंच जाए तब तक खुश होने का कोई मतलब नहीं है। और यहाँ देख रहे हैं कि फसल तैयार हो गई है, टोमेटोज, वेजिटेबल, सब कुछ बहुत अच्छी फसल हुई, सबको हम घर ले आए, लेकिन घर में भी वो रखा रखा खराब हो रहा है, ज़्यादा दिन तक स्टोर नहीं कर पा रहे हैं उसको। तो क्या होगा, हार्वेस्टिंग के बाद ये समस्या आ रही है और इससे घाटा लगेगा, तो ये हो गया पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। तो इसको रिड्यूस करते हैं जेनेटिकली, इस तरह का हम प्लांट बनाएंगे। अब जो टोमेटोज मिल रहा है ज़्यादा दिन तक वो टाइट कंडीशन में बना रहता है, गुड कंडीशन में बना रहता है, नष्ट नहीं होता है। और पहले जो टमाटर मिलता था, देशी टमाटर, वो जल्दी खराब हो जाता था ओवर राइपनिंग की वजह से। तो इसी तरह से फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये गुड कंडीशन में ज़्यादा दिन तक बने रहते हैं। इस तरह का तैयार किया गया जीन में मॉडिफिकेशन लाके। तो इसके लिए तीसरा पॉइंट हो गया हमारा रिड्यूस्ड पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। तो पोस्ट हार्वेस्ट के बाद जो लॉस होता था उसमें कमी आ गई, ऐसा प्लांट तैयार किया गया। और जब अच्छे कंडीशन में ये फ्रूट्स या वेजिटेबल्स रहेंगे तो इसको हम दूर दूर तक भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं और ज़्यादा फायदा ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, मिनरल यूटिलाइजेशन एफिशिएंसी ऑफ प्लांट्स आर इनहैंस्ड, मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी। इसका मतलब क्या है, इसको समझें हम लोग। कोई प्लांट है, जितनी मात्रा में उसने सॉइल से मिनरल एब्जॉर्ब किया उसका वो मात्र 10% यूटिलाइज कर पा रहा है, सब यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है। तो उसके बॉडी में उस न्यूट्रिएंट की कमी बनी रहेगी, उसके लिए फिर से वो बहुत ज़्यादा मात्रा में सॉइल से लेगा, फिर उसका भी वो थोड़ा ही ले पा रहा है। तो इससे क्या होगा, मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी। पौधा ज़्यादा से ज़्यादा ले रहा है मिट्टी से, लेकिन उसमें इफिशियंसी नहीं है, क्षमता नहीं है उसको यूटिलाइज करने की तरीके से। तो ऐसे केसेस में सॉइल का फर्टिलिटी पावर जल्द ही खत्म हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। तो इसको रोकने के लिए क्या करना है, जीन में मॉडिफिकेशन लाना है प्लांट के, ताकि वो उसकी मिनरल को यूटिलाइज करने की क्षमता बढ़ जाए। तो मान लीजिए उसने 10 ग्राम अगर मिनरल सॉइल से एब्जॉर्ब किया, तो सारा का सारा नहीं तो 9 ग्राम्स कम से कम वो यूटिलाइज कर सके। तो मिनरल यूटिलाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़ा दी जाती है जीन में चेंज लाके। और इसका फ़ायदा क्या मिलता है कि लॉन्गर ड्यूरेशन तक सॉइल फर्टिलिटी बनी रहती है, उसमें मिनरल्स की मात्रा ज़्यादा पड़ी रहेगी, पौधा कम ही ले रहा है और वही उसके लिए सफिशिएंट हो रहा है, उसको अच्छे से यूटिलाइज कर पा रहा है। इसलिए इन्हांस्ड इन्हांसमेंट इन न्यूट्रिशनल वैल्यू, जैसे अभी खास तरह के राइस प्रोड्यूस किए जा रहे हैं जीन में चेंज लाके, जेनेटिकली मॉडिफाइड करके राइस प्लांट को, ऐसे राइस तैयार किए जा रहे हैं, जैसे गोल्डन राइस कहते हैं, ऐसे राइस तैयार किए जा रहे हैं
जिसमें विटामिन ए की मात्रा अदर नॉर्मल राइस की तुलना में ज़्यादा होती है। इसी तरह से स्पाइनिच प्लांट ऐसा तैयार करेंगे, पालक प्लांट, जिसमें कि आयरन की मात्रा पहले से ज़्यादा होगी। तो ऐसे तैयार कर रहे हैं, ऐसे ऐसे प्लांट्स हम तैयार कर रहे हैं जीन में चेंज लाके कि न्यूट्रिएंट्स उसमें पहले की तुलना में ज़्यादा हो, न्यूट्रिशनल वैल्यू उसका बढ़ जाए। इसके बाद टेलर मेड प्लांट्स। ये टेलर मेड प्लांट्स क्या है? टेलर स्पेलिंग वही है जो दर्जी का होता है, सिलाई करने वाले का। लेकिन ये टेलर मेड प्लांट्स है क्या? देखिए, टेलर मेड प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी यूज करके ऐसे प्लांट बनाए जाते हैं का मतलब ये है कि इसके जीन में हम चेंज लाते हैं, जीन को मैनिपुलेट करते हैं एज एन अल्टरनेटिव सोर्स। तो प्लांट को हम अल्टरनेटिव सोर्स के तौर पर यूज कर रहे हैं फैक्ट्रीज के लिए। और क्या क्या सोर्स है? तो स्टार्चेस हैं, ड्रग्स है और फार्मास्यूटिकल्स है। ड्रग्स बनाने के लिए, दवाई बनाने के लिए और स्टार्च के इंडस्ट्री, इन सब पर बेस्ड जो इंडस्ट्रीज हैं वो इसको यूज करेगा। ऐसे प्लांट तैयार कर रहे हैं जिसके लिए रॉ मटेरियल्स का काम ये प्लांट करेगा और वो सोर्स है स्टार्चेस का, ड्रग्स का, फार्मास्यूटिकल्स का। तो ऐसे प्लांट को हम टेलर मेड प्लांट्स कहते हैं। स्पेशली इसको बनाया गया है इस पर्पज से कि फैक्ट्री के लिए ये रॉ मटेरियल्स का काम कर सके और स्टार्चेस, ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स प्रोवाइड कर सके। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट्स। और इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं इसके पहले वाले चैप्टर में। तो पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट्स, और ये बैसिलस थुरिंजिएंसिस, बैसिलस का मतलब जानते ही हैं रॉडसेप्ट बैक्टीरिया, तो ये जीनस हो गया यहाँ बैसिलस, और स्पेसीज है थुरिंजिएंसिस। तो ये खास तरह का बैक्टीरिया है। बैसिलस थुरिंजिएंसिस की विशेषता क्या है? ये स्पेशल टाइप का प्रोटीन बना सकता है और ये प्रोटीन इनएक्टिव फॉर्म में होता है। तो बैसिलस थुरिंजिएंसिस कैन प्रोड्यूस ए प्रोटीन। बैसिलस थुरिंजिएंसिस में एक ऐसा जीन पाया जाता है जो प्रोटीन बना सकता है। और ये प्रोटीन कैसा है? एन इनएक्टिव टॉक्सिन। ये प्रोटीन जो है इनएक्टिव फॉर्म में है और नॉन टॉक्सिक है। इनएक्टिव टॉक्सिन लिखा हुआ है, मतलब ये टॉक्सिक तो है लेकिन अभी ये टॉक्सिक फॉर्म में नहीं है, इनएक्टिव पड़ा हुआ है। तो जीन मेकिंग दिस प्रोटीन, अब हमने पता किया कि बैसिलस थुरिंजिएंसिस के अंदर आखिर वो कौन सा जीन है जो इनएक्टिव टॉक्सिन बना रहा था। पता जैसे ही चला, उस जीन को हमने कट करके बाहर निकाल लिया, आइसोलेट कर लिया, आइसोलेशन कहते हैं, ठीक है। तो उस जीन को हम निकाल के और एक प्लांट में इंसर्ट कर दिए। तो था वो जीन बैसिलस का, बैक्टीरिया का, और हमने उसे कहाँ पहुंचा दिया? प्लांट के अंदर। तो जीन बना रहा था प्रोटीन और उसको हमने पहुंचा दिया प्लांट के अंदर। तो अब वो वहां भी प्रोटीन बनाएगा, वही वाला प्रोटीन बनाएगा जो वो बैसिलस के अंदर बना रहा था, ठीक है। So gene making this protein is inserted in a plant so that this protein is produced inside the plant. इसलिए अब वो प्रोटीन जो बैसिलस के अंदर बनना था अब उस प्लांट के अंदर बन रहा है, क्योंकि प्लांट के अंदर वो जीन पहुंच चुका है। When this plant is attacked by insect, अब क्या देख रहे हैं? प्लांट के अंदर वो प्रोटीन इनएक्टिव फॉर्म में बना पड़ा है क्योंकि जीन हमने डाला था। अब उस प्लांट को इंसेक्ट अटैक कर रहा है। तो इंसेक्ट अटैक करेगा, उस प्लांट के पार्ट्स को खा रहा है, तो उसमें बैसिलस वाले जीन से जो प्रोटीन बना था वो भी चला गया इंसेक्ट के अंदर। इंसेक्ट के गट में, आप जो खाना खाते हैं तो आपके फूड पाइप में जाता है, उसी को गट कह रहे हैं। तो यहाँ इंसेक्ट ने प्लांट को खाया और प्लांट के अंदर बैसिलस वाला प्रोटीन बना रखा था, तो वो प्रोटीन चला गया इंसेक्ट के गट में, और उसके गट में एल्कलाइन मीडियम पाया जाता है। ये सारा पहले भी पढ़ा चुके हैं, फिर भी देख लीजिए।
तो अल्कलाइन मीडियम उसके गट में पाया जा रहा है, और अल्कलाइन मीडियम के चलते क्या होगा, ये एक्टिव हो जाएगा प्रोटीन। तो पहले इनएक्टिव फॉर्म में था, नॉन टॉक्सिक फॉर्म में था, और जैसे ही गट में अल्कलाइन मीडियम मिला, इंसेक्ट के गट में अल्कलाइन मीडियम मिला, वैसे ही वो एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा, यानी टॉक्सिक हो जाएगा। तो अल्कलाइन मीडियम प्रेजेंट इन इंसेक्ट गट एक्टिवेट्स द प्रोटीन मेकिंग इट टॉक्सिक। तो वो कौन था जिसने कि नॉन टॉक्सिक प्रोटीन को टॉक्सिक प्रोटीन में कन्वर्ट कर दिया? अल्कलाइन मीडियम गट के इंसेक्ट के गट में पाया जाने वाला। ठीक है, अब क्या होगा, अब गट में टॉक्सिक फॉर्म में आ गया प्रोटीन, एक्टिव फॉर्म में। नाउ दिस टॉक्सिक प्रोटीन क्या हो गया, नाउ दिस टॉक्सिक प्रोटीन, अब बैक्टीरिया बैक्टीरियल जो प्रोटीन बनना था, प्लांट के द्वारा बनाया गया वो प्रोटीन, प्लांट में जीन पहुंच गया था बैक्टीरिया का, अब वो प्रोटीन इंसेक्ट के गट के अंदर पहुंच चुका, और वहां एल्कलाइन मीडियम मिलने से वो एक्टिव हो चुका है। अब वो वहां क्या करेगा, गट में एक्टिव हो जाने के बाद, टॉक्सिक हो जाने के बाद, तो नाउ दिस टॉक्सिक प्रोटीन मेक पोर्स इन एपिथेलियल सेल्स। जो गट है उसकी लाइनिंग किससे बनी हुई है, एपिथेलियल सेल्स से। नाउ दिस टॉक्सिक प्रोटीन मेक पोर्स इन एपिथेलियल सेल्स, तो जो सेल गट के कैविटी को चारों तरफ से घेरे हुए है, जिससे बना हुआ है गट का कैविटी, तो उस सेल में पोर्स क्रिएट करने लगा ये पॉइजनस, ये टॉक्सिक प्रोटीन। और जब पोर्स हो जाएगा एपिथेलियल सेल में, तो क्या होगा, उसमें स्वेलिंग भी आ जाएगी। तो एपिथेलियल सेल्स में पोर हो गया, उसमें स्वेलिंग आ गई, और अंत में वो सेल फट जाएगा, फूल फूल के वो फट जाएगा, छेद हो गया, फूल गया और फट गया। तो इतना कुछ जब हो रहा है गट के अंदर, तो निश्चित रूप से वो इंसेक्ट जिंदा नहीं रहेगा, इंसेक्ट मर जाएगा। तो आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन बराबर पूछता है एग्जाम में, और सबसे इजी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आपसे पूछा जाता है कि बैक्टीरिया अगर टॉक्सिक प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा है, तो खुद वो क्यों नहीं मर जाता है? उसी टॉक्सिन से अगर इंसेक्ट मर जाता है, तो बैक्टीरिया जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है वो क्यों नहीं मर जाता? ठीक है, तो आप देख चुके पहले ही कि बैक्टीरिया प्रोड्यूस तो उसको कर रहा है, लेकिन किस फॉर्म में कर रहा है, इनएक्टिव फॉर्म में कर रहा है, तो वो नॉन पॉइजनस है बैक्टीरिया के पास जब है। और जैसे ही वो इंसेक्ट के गट में पहुंचता है, तो उसको वहां अल्कलाइन मीडियम मिलने के चलते वो टॉक्सिक फॉर्म में आ जाता है, और इसलिए इंसेक्ट मर जाता है, लेकिन बैक्टीरिया नहीं मरता। अब जिस जीन को हमने इंसर्ट किया था, बैसिलस वाले जीन को जिसको इंसर्ट किया था, जो कि टॉक्सिक प्रोटीन बनाता है, उस जीन को हम क्राई जीन कहते हैं। जीन प्रोड्यूसिंग सच टॉक्सिक प्रोटीन इज कॉल्ड क्राई जीन। ठीक है, तो कभी कभी आपसे क्राई जीन क्या है इसको पूछता है, तो टॉक्सिक प्रोटीन प्रोड्यूस करने वाला जीन बैसिलस का जो था वही क्राई जीन कहला रहा है। और ये ग्रुप स्पेसिफिक होते हैं, जैसे कोई 2 पंख वाले इंसेक्ट को किल कर सकता है, तो उसी को किल करेगा। डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स हैं, सो दीज जीन्स आर ग्रुप स्पेसिफिक। तो किसी खास ग्रुप को ही ये हानि पहुंचा सकता है, खास ग्रुप के इंसेक्ट को ही ये नष्ट कर सकता है, सबको नहीं करेगा। तो इसका भी फायदा मिलेगा, आप देख सकते हैं बेनिफिशियल इंसेक्ट जो है वो प्रिजर्व होगा, कंजर्व होगा, एंड आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। तो ये क्राई जीन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, उसमें से 3 टाइप का आपके टेक्स्ट बुक में मेंशन है। अब चॉइसेस ऑफ जीन्स, तो अभी आपने देखा कि क्राई जीन डिफरेंट टाइप के होते हैं, तो उसमें से कौन सा जीन हमें चूज करना चाहिए प्लांट में इंसर्ट करने के लिए?
तो वो किस बात पर डिपेंड करेगा आपका चॉइस? तो पहला है कि कौन से क्रॉप को आप प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं इंसेक्ट से, और दूसरा टारगेटेड पेस्ट कौन सा है। टारगेटेड पेस्ट कौन सा है इसका मतलब हो गया, टारगेटेड पेस्ट कौन सा है, इससे हमारा मतलब है कि कौन सा इंसेक्ट है जो कि उस प्लांट को जिसको आपने चूज किया है उसको हानि पहुंचा रहा है। तो दो तरह के यहाँ पर हम देख रहे हैं, एक जीन क्राई फर्स्ट एसी, ये नाम आपको याद करना बहुत ही जरूरी है, बिना याद किए कोई उपाय नहीं है। तो क्राई तो जीन का नाम है ही, अब फर्स्ट एसी एक हो गया, दूसरा क्राई सेकेंड एबी हो गया। ये दोनों ही क्या काम करते हैं देखिए, तो क्राई फर्स्ट एसी एंड क्राई सेकेंड एबी, ये कॉटन बॉलवॉर्म नाम का इंसेक्ट होता है, उसको नष्ट करते हैं। और नाम से ही पता चल रहा है कि ये कॉटन कॉटन प्लांट को अटैक करते हैं। तो कॉटन प्लांट को अगर बचाना है इस कॉटन बॉलवॉर्म से, तो उसके अंदर क्राई फर्स्ट एसी और क्राई सेकेंड एबी जीन इंसर्ट करना होगा। तब क्या होगा, वो कॉटन बॉलवॉर्म के अगेंस्ट रेसिस्टेंस पावर डेवलप कर लेगा। ठीक उसी तरह से दूसरा है क्राई फर्स्ट एबी। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ क्राई फर्स्ट एसी है तो गलती से यहाँ क्राई फर्स्ट एबी मत कर देना, ये क्राई सेकेंड एबी है, क्राई फर्स्ट एबी यहाँ पर है। क्राई फर्स्ट एबी ये किसके अगेंस्ट काम करता है, तो मेज प्लांट में होल बनाने वाला इंसेक्ट होता है जिसको कॉर्न बोरर कहते हैं। तो यहाँ मेज प्लांट हो जाएगा और उसको छेद करने वाला नष्ट करने वाला कॉर्न बोरर है इंसेक्ट। तो इसके लिए हमें कौन सा जीन इंसर्ट करना है, क्राई फर्स्ट एबी। कैसे करें, तो उसके साथ वो हमारा कंप्लीट हो गया बीटी कॉटन प्लांट या कॉर्न बोरर प्लांट कैसे कॉर्न प्लांट को डैमेज करता है। दूसरा बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अब हम लोग देखने जा रहे हैं, और इसमें भी प्लांट को हमें पेस्ट रेसिस्टेंस ही बनाना है, पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट तैयार करना है। तो ये टोबैको प्लांट की बात हम लोग कर रहे हैं, और इस टोबैको प्लांट को निमेटोड, किसी निमेटोड से आप परिचित हो क्या, कोई एग्जाम्पल दे सकते हो निमेटोड का? निमेटोडा या स्केलमेंथिस पढ़े हैं? यस मैम। तो बतलाइए। हाँ, कौन सा कौन सा? चलो, आवाज क्लियर नहीं हो रही है। निमेटोड में आपने ये एस्कैरिस पढ़ा है, बुचरेरिया पढ़ा है, तो उसी तरह से कुछ अदर निमेटोड्स हैं जो प्लांट को अटैक करते हैं और प्रोडक्शन कम करते हैं, तो किसान को उससे काफ़ी हानि होती है, लॉस होता है। तो उसको क्या किया जाए रोकने के लिए, तो पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट हम तैयार करते हैं ताकि उसको निमेटोड अटैक ना कर पाए, और अटैक करे भी तो वो सरवाइव ना कर पाए। ठीक है, तो यहाँ जो निमेटोड है उसका नाम भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ देख रहे हैं बड़ा बड़ा हमने लिख रखा है, मिलॉयडी गाइनी इनकॉग्निशिया। ठीक है, मिलॉयडी गाइनी इनकॉग्निशिया ये निमेटोड का नाम है। तो मिलॉयडी गाइनी इसका हो गया जीनस, और इनकॉग्निशिया हो गया स्पेसीज। ठीक है, और नीचे हम लिखे हैं
आरएनए इंटरफेरेंस, कभी कभी इस टर्म के माध्यम से ही आपसे क्वेश्चन किया जाता है। तो क्या है, इसको अभी हम लोग डिटेल में देख रहे हैं। निमेटोड, निमेटोड का नाम अभी आपने देखा तो एम फॉर मेलोडी गाइनी, तो एम इनकॉग्निशिया अटैक टोबैको प्लांट रूट। तो मेलोडी गाइनी इनकॉग्निशिया एक निमेटोड है जो टोबैको प्लांट के रूट को अटैक करता है और यील्ड को काफी लॉस पहुंचाता है, यानी प्रोडक्शन काफी कम होता है टोबैको प्लांट से। अब हम क्या करेंगे, इस निमेटोड से टोबैको प्लांट की रक्षा करने के लिए और ज्यादा यील्ड पाते रहने के लिए क्या करना है, निमेटोड स्पेसिफिक जीन, निमेटोड का ये जीन नहीं है, ये चीज क्लियर कर दे रहे हैं आपको। निमेटोड स्पेसिफिक जीन ये इसलिए कहा जा रहा है कि निमेटोड का जो जीन है उसके प्रति ये खास रिएक्शन शो करेगा। तो ये जीन निमेटोड का नहीं है, आर्टिफिशियली हमने बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से इसको तैयार किया है, ऐसा जीन मान लीजिए समझने के लिए, ठीक है। तो ये निमेटोड स्पेसिफिक जीन इज इंसर्टेड, अभी आपने देखा कि बैसिलस थुरिंजिएंसिस का जीन हम डाल रहे थे प्लांट के अंदर, उसी तरह से यहाँ भी हम एक दूसरा जीन प्लांट के अंदर डालेंगे। तो वो जीन जीन मतलब डीएनए का टुकड़ा, अभी सीधा सा ऐसे समझे, ठीक है। तो a nematode specific gene is inserted in tobacco plant with the help of a vector agrobacterium। तो कहने का मतलब हुआ कि एग्रोबैक्टीरियम की मदद लेते हुए हम निमेटोड स्पेसिफिक जीन को टोबैको प्लांट में डालें, बस इतना है। आगे देखिए, नॉर्मली आपने पढ़ा है ट्रांसक्रिप्शन, और उसमें क्या पढ़ा, दोनों टेम्पलेट, दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट का काम करता है या एक स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्शन में, बोलो, ट्रांसक्रिप्शन पढ़े हो ना। हाँ, तो दोनों स्ट्रैंड काम करता है टेम्पलेट का या एक, दोनों करता है या एक करता है। ट्रांसक्रिप्शन की बात मैं कर रही हूँ, ट्रांसलेशन एयर रिप्लिकेशन नहीं, एक करता है। लेकिन यहाँ जो, ठीक एक ही करता है ना। अब यहाँ जो देखने जा रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन, उसमें वैसा ना होके दोनों टेम्पलेट काम करेगा, दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट का काम करेगा, ठीक है। तो क्या होगा, दोनों टेम्पलेट का काम करेगा तो 2 आरएनए मिलेगा आपको। और आप पढ़ चुके हो कि क्यों नहीं दोनों टेम्पलेट का काम करता था, दोनों अगर टेम्पलेट का काम करता तो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बन रहा है आरएनए का, और जब कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा तो ए के साथ यू, सी के साथ जी आके बिल्कुल एक दूसरे से लग जाएगा, और क्या होगा, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का निर्माण हो जाएगा। नॉर्मली आरएनए तो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन यहाँ चूंकि दोनों ही स्ट्रैंड टेम्पलेट का काम कर रहे हैं, इसलिए दोनों के द्वारा एक एक आरएनए बनाया गया, और दोनों आरएनए एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है, इसलिए एक दूसरे के साथ वो लग के डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का निर्माण कर लिया। बस अपना काम अब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं करना है। हम लोगों ने सिर्फ निमेटोड स्पेसिफिक जीन डाला एग्रोबैक्टीरियम का मदद लेते हुए प्लांट में, और उससे क्या हुआ, वो जीन जो था 2 स्ट्रैंड बनाया आरएनए का, दोनों स्ट्रैंड आपस में मिल गया क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री था, और एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन के प्लांट में रखा हुआ है, ठीक। अब किससे खतरा था, निमेटोड से, मिलेडी गाइनी इनकॉग्निशिया से। अब मिलोइडी गाइनी इनकॉग्निशिया, मिलोइडी गाइनी इनकॉग्निशिया आता है और उस प्लांट को अटैक करता है। अटैक करने के क्रम में उसने क्या किया, उसने भी अपना डीएनए छोड़ा उस प्लांट में, और जब वो उसने डीएनए छोड़ा तो उस डीएनए का भी ट्रांसक्रिप्शन होगा, यानी निमेटोड का आरएनए प्लांट के अंदर बन गया। निमेटोड ने अपना डीएनए छोड़ा प्लांट के अंदर, और उससे निमेटोड का आरएनए बन गया, ठीक है। अब ये आरएनए क्या करता, आपने पढ़ा रिप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, और उसके बाद क्या था, ट्रांसलेशन। तो अब क्या होना था, निमेटोड के द्वारा डीएनए पहुंचाया गया, डीएनए के बाद ट्रांसक्रिप्शन हुआ उससे, और अब किसकी बारी थी, ट्रांसलेशन की, है ना। लेकिन अब ट्रांसलेशन नहीं होने देगा, वो जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बैठा है वो जल्दी से आके
सिंगल स्ट्रैंडेड जो आरएनए बना निमेटोड का उसके साथ आके अटैच हो जाएगा, और जैसे ही वो अटैच हुआ निमेटोड का आरएनए इनएक्टिव हो गया, नॉन फंक्शनल हो गया, अब वो प्रोटीन बना ही नहीं सकता। तो निमेटोड को सरवाइव करने के लिए जो प्रोटीन चाहिए था वो नहीं मिलेगा, इसलिए निमेटोड उस प्लांट के अंदर अब सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि ये जो प्लांट था वो निमेटोड के प्रति रेसिस्टेंस शो करने लगेगा। तो आपने क्या देखा, आरएनए का इंटरफेरेंस हो रहा है, आरएनए प्रोटीन नहीं बना रहा है, निमेटोड का आरएनए जो था वो प्रोटीन नहीं बना पा रहा है, इसलिए आरएनए इंटरफेरेंस यहाँ लिखा हुआ देख रहे हैं। तो इंटरफेयर मतलब बाधा करना, बाधा पहुंचाना, तो इंटरफेरेंस आरएनए के साथ इंटरफेयर किसने किया, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए ने। ठीक है, तो इसी को और हम अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं फिगर वगैरह से। तो एक बार स्टार्टिंग से यहाँ से देखते हैं फिर हम लोग। निमेटोड जिसका कि नाम मेलोडीगाइनी इनकॉग्निशिया है, इसने टोबैको प्लांट के रूट को अटैक किया है और ग्रेट लॉस काउज करता है। A nematode specific gene is inserted in tobacco plant with the help of a vector agrobacterium। तो निमेटोड स्पेसिफिक जीन को हम टोबैको प्लांट के अंदर इस एग्रोबैक्टीरियम की मदद से ही डाल पाते हैं। बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ दिस जीन यानी निमेटोड स्पेसिफिक जीन का जो दोनों स्ट्रैंड था इज ट्रांसक्राइब्ड यानी दोनों आरएनए प्रोड्यूस करेगा। तो दो जो आरएनए बना उसमें से एक को सेंस कहते हैं और दूसरे को एंटीसेंस कहते हैं। These two RNA यानी सेंस और एंटीसेंस आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। इधर एक पर अगर A है तो दूसरे पर U है उसी पॉइंट पर, इधर C है तो उधर G है, तो इस तरह से एंड वाइस वर्सा। तो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, इसलिए दोनों क्या होगा, गेट अटैच्ड विथ ईच अदर फॉर्मिंग डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन चुका प्लांट के अंदर। व्हेन निमेटोड जीन इंटर टू द होस्ट प्लांट ऑन अटैकिंग इट, जब निमेटोड ने अटैक किया प्लांट को तो निमेटोड का जीन या डीएनए प्लांट के अंदर आया। ट्रांसक्रिप्शन ऑफ निमेटोड जीन अकर्स, ट्रांसक्रिप्शन यानी आरएनए तो बनेगा, निमेटोड जीन का ट्रांसक्रिप्शन हुआ, उसके डीएनए से आरएनए बना, फॉर्मिंग निमेटोड आरएनए। तो ट्रांसक्रिप्शन होगा तो निमेटोड का भी आरएनए बन गया। विद दिस आरएनए यानी निमेटोड आरएनए की बात कर रही हूँ, विद दिस आरएनए प्री फॉर्म्ड डबल स्ट्रैंडेड, प्री फॉर्म्ड क्यों कहे, क्योंकि निमेटोड तो बाद में अटैक किया, उसके पहले ही हमने व्यवस्था करके रखा है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनवा के, तो इसलिए प्री फॉर्म्ड पहले से बना हुआ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए गेट अटैच्ड प्रिवेंटिंग ट्रांसलेशन। तो निमेटोड का जो आरएनए बना उसके साथ पहले से बना हुआ जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए था वो जाके अटैच हो गया, और उसके चलते निमेटोड का जो ट्रांसलेशन होना था निमेटोड के लिए वो ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा और उसको प्रोटीन नहीं मिलेगा, इसलिए वो जिंदा नहीं रह पाएगा। दस प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर निमेटोड्स सर्वाइवल, तो जो प्रोटीन निमेटोड के सर्वाइवल के लिए आवश्यक था वो प्रोटीन अब बन ही नहीं पा रहा है, इज नॉट अवेलेबल, लीड्स टू डेथ ऑफ द निमेटोड, और इसका कारण क्या होगा, निमेटोड मर जाएगा। तो देख रहे हैं कि प्लांट खुद अपनी रक्षा करने में सक्षम हो चुका, हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ एग्रोबैक्टीरियम की मदद लेके एक खास तरह का जीन बनवा के उस प्लांट में डाल दिया, बाकी काम प्लांट खुद कर लेगा। देखिए फिर से देखें, ये हमने टोबैको प्लांट बनवा रखा है और इस टोबैको प्लांट में निमेटोड अटैक करता है, इसके रूट पे विशेष करके अटैक करता है, तो ये रूट है। इसको थोड़ी देर के लिए आप मान लो ये एग्रोबैक्टीरियम है, ठीक है, और ये बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया हुआ हमारा निमेटोड स्पेसिफिक जीन है। तो पहले इसको एग्रोबैक्टीरियम में डालेंगे और एग्रोबैक्टीरियम को प्लांट पे डलवाएंगे, देखिए कैसे होता है। देखिए
तो हमारा निमेटोड स्पेसिफिक जीन एंटर कर चुका है एग्रोबैक्टीरियम के अंदर। अब क्या होगा, ठीक है। एग्रोबैक्टीरियम ने क्या काम किया, ये एग्रोबैक्टीरियम उसको पहुंचा दिया टोबैको प्लांट के अंदर। अब इससे क्या होगा, दोनों स्ट्रैंड इसका टेम्पलेट का काम करेगा और दोनों एक एक आरएनए बनाएगा, जैसे यहाँ दिखाया है। ये आरएनए बन गया, ये आरएनए बन गया, और दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होगा, आपस में मिल जाएगा। तो इसको भी आगे दिखाते हैं। तो निमेटोड स्पेसिफिक जीन टोबैको प्लांट के अंदर घुस चुका। अभी देखें, अब घुसने के बाद क्या होगा, घुसने के बाद उस निमेटोड स्पेसिफिक जीन के द्वारा ये दो आरएनए बन गया। फिर ये दोनों आरएनए में से एक को कहते हैं सेंस आरएनए और दूसरे को कहते हैं एंटी सेंस आरएनए। तो दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है और इसलिए देखिए कैसे एक दूसरे से मिल जाएगा। हो गया, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का निर्माण हो गया। अब ये प्लांट तैयार है निमेटोड को फेस करने के लिए, उसको रेसिस्ट करने के लिए। उसी को और तीसरे तरीके से हमने समझाने की कोशिश की है आपको। ये मान लीजिए टोबैको प्लांट है, इसके अंदर देखिए निमेटोड स्पेसिफिक जीन आर्टिफिशियली बनाया हुआ जीन हमारा है। आर्टिफिशियली बनाया हुआ जीन है जिसको हमने टोबैको प्लांट में किसकी मदद से डाला था, कौन सा बैक्टीरिया था, बोलो कोई, एग्रोबैक्टीरियम। हाँ ठीक, एग्रोबैक्टीरियम की मदद से इस निमेटोड स्पेसिफिक जीन को अंदर डलवाए। ये जीन देख रहे हैं डला हुआ है, ये बार बार मुश्किल हो रहा है, ये जीन डला हुआ है यहाँ, और इसके द्वारा देख रहे हैं सेंस और एंटी सेंस आरएनए बन रहा है। एक सेंस है, दूसरा एंटी सेंस है, अलग अलग कलर से दिखाया गया है। फिर क्या होगा, ये सेंस और एंटी सेंस आरएनए जो है आपस में यूनाइट हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो ये देख रहे हैं दोनों यूनाइट होने के बाद ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाया। तो यहाँ तक प्लांट का काम हो गया, हमारा भी काम हो चुका। अब क्या करना है, अब निमेटोड है, ये मान लीजिए थोड़ी देर के लिए समझने के लिए कि ये निमेटोड है, ये खा लिया इस प्लांट को, अटैक किया, और उसी क्रम में इसने अपना डीएनए छोड़ा। ये ग्रीन कलर का इसका डीएनए हो गया। इस डीएनए के द्वारा निमेटोड का आरएनए बनेगा। ये निमेटोड का डीएनए था और निमेटोड का ये आरएनए बना। और जैसे ही इसका आरएनए बना और अब ट्रांसलेशन करता, उससे पहले ही उसके साथ आके ये जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना था वो अटैच हो गया। देख रहे हैं डबल स्ट्रैंडेड आरएनए अटैच हो गया निमेटोड के आरएनए के साथ, जिससे क्या होगा, ट्रांसलेशन रुक गया निमेटोड का, और प्रोटीन उसको रिक्वायर्ड था सर्वाइवल के लिए जो वो नहीं बन पाएगा, नहीं मिलेगा, इसलिए निमेटोड सर्वाइव नहीं करेगा। इट मीन्स टोबैको प्लांट जो है वो निमेटोड के प्रति रेसिस्टेंस शो कर रहा है। तो बस आज इतना ही, थैंक यू, ठीक, बाय सबको।